मित्रों, आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि डायबिटीज को इलाज को लेकर के जो भी ट्रायल किए गए, क्यों ट्रायल किए गए, उनकी क्या आवश्यकता है और उन ट्रायल से हम क्या सीख सकते हैं, इस संबंध में आज कुछ मैं बात करना चाहता हूं। तो जब भी हम लोगों ने जो भी ट्रायल किए या साइंस ने जो ट्रायल किए वो क्यों किए और उससे हम क्या सीख सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे क्लिनिकल रिसर्च का पार्ट हैं और ये कह सकते हैं कि नए तरीके इलाज के, बीमारी को जानने के और बीमारी से बचाव के निकल सकते हैं ट्रायल के माध्यम से। इसलिए हम ट्रायल करते हैं कौन सी दो डायबिटीज की दवाओं को आपस में मिलाया जाए, अकेले दी जाए, 3 दवाओं को मिलाया जाए, कब कौन सी जोड़ी जाए। ये सब ट्रायल का पार्ट है जिससे कि साइड इफेक्ट कम हो सकें और हम दवा से पूरा लाभ ले सकें। इस बात को जानने के लिए ट्रायल किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल इसलिए भी किए जाते हैं जिससे हम जो दूसरी चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बढ़ा सकें और बीमारी की तीव्रता को कम कर सकने के उपायों पर मंथन कर सकें। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रायल हुआ था, करीब 10 साल की अवधि में हुआ था, डीसीसीटी ट्रायल। इस डीसीसीटी ट्रायल से अपनी बात मैं शुरू करता हूं। ये मेजर क्लिनिकल स्टडी थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज और डाइजेस्टिव किडनी डिजीज ने इसको शुरू किया था। और द स्टडी ये जो पूरी हुई थी, ये स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को की तुलना की गई थी इंटेंसिव कंट्रोल से, यानी कि जो हम इलाज देते हैं डायबिटीज का, वो इलाज और ज्यादा त्वरित इलाज, इंटेंसिव ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से देखा गया कि दोनों में क्या फर्क हो सकता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन बहुत ही रेपुटेड जर्नल है, उसमें यह स्टडी छपी थी, डीसीसीटी ट्रायल छपा था और ये बहुत पुरानी बात है, सितंबर 1993 में छपा था। लेकिन मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं, अपना उदाहरण देने के लिए मैंने इसको चुना है। इसमें इंटेंसिव थेरेपी में क्या किया गया था कि 2 से 3 से ज्यादा इंसुलिन के इंजेक्शन पर डे दिए गए थे या इंसुलिन पंप का प्रयोग किया गया था और इसमें गोल रखा गया था कि 70 से 120 के बीच में प्री प्रेंडियल शुगर रहे और 180 से कम पोस्ट प्रेंडियल रहे, A1C 6.05% से कम रहे। ये इंटेंसिव थेरेपी का गोल था। आप सोच सकते हैं इंसुलिन पर मरीज को रख करके इस ट्रायल के माध्यम से कितना भय हाइपोग्लाइसीमिया का हो सकता है। और कन्वेंशनल थेरेपी में क्या था, 1 से 2 ही इंजेक्शन, डेली इंजेक्शन दिए गए थे इंसुलिन के और एडजस्टमेंट इंसुलिन का केवल तभी किया गया था जब कोई हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया या कीटोनुरिया हो रही थी। जो रिजल्ट आए इसके इंटेंसिव कंट्रोल वर्सेस दी, जो कंट्रोल हम यूं ही कर रहे थे इलाज, उसमें जो परिवर्तन आए, उन रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन ग्रुप इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी कंपेयर टू कन्वेंशनल थेरेपी में जो परिवर्तन आए, उनको अगर हम हर प्रकार से देखें तो ये समझ में आया कि इंटेंसिव ग्रुप में हम रेटिनोपैथी को 76% कम करने में सफल रहे और माइक्रोएल्बिनूरिया को 34% तक कम करने में सफल रहे और क्लिनिकल न्यूरोपैथी को 69% तक कम करने में सफल रहे। तो ये जो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन थे, ये बहुत ज्यादा कम हो गए अगर हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी दी। लेकिन यहां पर भी देखिए, जितना लाभ न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी में हुआ, उतना लाभ माइक्रोएल्बिनूरिया में नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लाभ वहां भी हुआ, अच्छा खासा लाभ हुआ। सेकेंडरी इंटरवेंशन ग्रुप में इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी को कंपेयर किया गया था कन्वेंशनल तरीके के इलाज से और उसमें देखा गया रेटिनोपैथी 54% कम हुई और माइक्रोएल्बिनूरिया 43% कम हुई और न्यूरोपैथी 57% कम हुई। ये सभी रिजल्ट बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन यहाँ मोटी बात जो समझ में आती है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ग्रुप में जितना लाभ हुआ, उतना लाभ सेकेंडरी प्रिवेंशन ग्रुप में नहीं हुआ। रिजल्ट हमें बताते हैं कि मीन ब्लड ग्लूकोज जो आया वो रखा गया 155 ±30 रखा गया इंटेंसिव ग्रुप में और वो 231 ± 55 था कन्वेंशनल ग्रुप में।
तो मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिव ग्रुप था उसमें ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया था, जबकि कन्वेंशनल ग्रुप में कंट्रोल उतना अच्छा नहीं था। और हाइपोग्लाइसीमिया इंटेंसिव ग्रुप में 3 गुना ज्यादा थी, क्योंकि 6 का A1C लाना इंसुलिन के माध्यम से हाइपोग्लाइसीमिया के बिना उस समय संभव नहीं था। आज की तारीख में कुछ हद तक संभव हो सकता है, क्योंकि उस समय अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं थी, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी नहीं थी, और इंक्रीज्ड वेट गेन हुआ, इंटेंसिव ग्रुप में ज्यादा वेट गेन हुआ, और मैक्रोवेस्कुलर इवेंट में कोई फर्क नहीं देखा गया। तो ये प्रूव हो गया, मोर्टेलिटी में भी कोई फर्क नहीं आया, तो केवल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम हो गए, लेकिन मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं बढ़ी। यानी लंबे समय तक जीने वाली बात पर अंतर नहीं पड़ा, केवल क्वालिटी बढ़ गई, सिम्टम कम हो गए, और शायद कह सकते हैं कि बीमारी की तीव्रता कम हो गई। अब हम इस ट्रायल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने का प्रयास करते हैं। पहली कमी तो इसमें यह थी, फॉलो अप पीरियड बहुत छोटा था। 6.5 साल 7 साल में हम मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के आउटकम की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है कि मधुमेह होने के 10 वर्ष पूर्व ही मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो हम इतने कम समय में उन आउटकम परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। इसको अगर हम 10, 15, 20 साल तक फॉलो करते तो शायद हमें मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी कम होते नजर आते, और सीवियर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के मरीजों को नहीं शामिल किया गया था, नहीं तो और अच्छे रिजल्ट आते, और एज रेंज बहुत लिमिटेड थी, और इसमें उन्होंने पेशेंट जो हाइपरटेंशन के थे उनको एक्सक्लूड कर दिया था, और हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट को भी एक्सक्लूड कर दिया था। इंसुलिन की तरीके या टाइप्स ऑफ इंसुलिन को स्टैंडर्डाइज नहीं किया था, उसे करना बहुत जरूरी था, आज के समय में बहुत आवश्यक है। और अनब्लाइंडेड ट्रायल था, ब्लाइंडेड नहीं था। ये इसकी क्रिटिसिज्म है जो ट्रायल की क्वालिटी को कम करती है, लेकिन इसकी बॉटम लाइन क्या है? हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में इंटेंसिव थेरेपी की जाए अगर, आज के समय में उपस्थित इंसुलिन जो हैं वो इसको और बढ़िया कर सकती हैं, तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी को हम बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा कि DCCT ट्रायल अगर 20 साल तक किया गया होता तो शायद मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को भी कम करने की बात सामने आती, परंतु अभी इस ट्रायल के विषय में इतना ही कह सकता हूं कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को इंटेंसिव थेरेपी कम नहीं करती। यही बार बार एकार्ड ट्रायल में भी यही प्रूव हुआ, इसको बार बार प्रूव किया गया। अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो इंटेंसिव थेरेपी अगर की जाती है तो प्रोग्रेशन कम हो जाता है बीमारी का, और रेटिनोपैथी पर बहुत फायदा होता है। तो जो मरीज रेटिनोपैथी के हैं उनको तो कम से कम हम इंटेंसिव थेरेपी का फायदा दे सकते हैं। और ये भी बात सामने आई कि इंटेंसिव थेरेपी जब शुरू की गई तो शुरुआत में ट्रांजिएंट वर्सनिंग ऑफ रेटिनोपैथी थी, बाद में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इंटेंसिव थेरेपी में एल्बुमिनेरिया का रिस्क और माइक्रोएल्बुमिनुरिया का रिस्क काफी कम हो गया, और ये भी एक बहुत अच्छी चीज सामने आई कि अगर हम इंटेंसिव थेरेपी देते हैं अपने DKD के मरीजों में तो संभवतः उनका जीवन लंबा कर सकते हैं, और संभवतः उनके कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं, संभवतः उनका प्रोग्रेशन जो DKD से एंड स्टेज रीनल डिजीज में होगा उसे रोक सकते हैं। और इंटेंसिव थेरेपी का एक लाभ यह भी हुआ कि न्यूरोपैथी को कम करने में सफल हो गई। तो जो न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिन मरीजों में, उनमें अगर हम इंटेंसिव थेरेपी दें तो संभवतः उनका हम दर्द कुछ कम कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा इस पूरी ट्रायल में। लेकिन रिड्यूसिंग हाइपरग्लाइसीमिया बहुत अच्छी तरह से टैकल हुई इसमें। लर्निंग पॉइंट क्या है कि टाइप 1 के मरीजों को हम बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं बेटर मॉनिटरिंग के साथ, इंटेंसिव थेरेपी के साथ, तो हम कॉम्प्लिकेशन को जरूर कम कर सकते हैं।
उसके बाद हम बात करना चाहेंगे सीवीओटी ट्रायल, कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल। टाइप 2 डायबिटीज में इनकी बहुत बात हुई। 2008 से 9 सीवीओटी ट्रायल रिपोर्ट हुए, 13 अभी चल रहे हैं, 4 खत्म कर दिए गए। और इन ट्रायल के बारे में एक मोटा मोटा जो मैंने यहाँ पर दिया है डिस्क्रिप्शन, इनके अनुसार हम सबको मालूम है DCCT EDIC ट्रायल में बहुत ज्यादा मरीज थे, टाइप 1 का था, और इसमें CV कंपोजिट कम हुआ, लेकिन कोई फर्क MI मोर्टेलिटी, ऑल कॉज मोर्टेलिटी पर नहीं पड़ा। और यूकेपीडीएस टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूकेपीडीएस से बढ़िया ट्रायल दोबारा नहीं हुआ, और यूकेपीडीएस ने दिखाया कि MI और दी मोर्टेलिटी भी कम हुई। और इसी तरह से अकार्ड ट्रायल ने हमें दिखाया कि CV मोर्टेलिटी और MI कम हुआ और ऑल कॉज मोर्टेलिटी भी कम हुई। एडवांस ट्रायल ने हमें दिखाया कि बहुत ज्यादा अंतर CV कंपोजिट पर नहीं पड़ा और MI भी लगभग इक्विवोकल रहा, तो उसने हमें दिखाया कि CVOT आउटकम पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। VADT ट्रायल जो हुआ उसने भी दिखाया कि CV कंपोजिट जरूर कम हुए, लेकिन बाकी सब पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। तो ये हम कह सकते हैं जो CVOT ट्रायल हुए उन्होंने ये दिखाया कि अगर इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है कार्डियोवैस्कुलर कंपोजिट एंड पॉइंट का। तो एक प्रकार से मैसेज आया कि अगर हम बहुत एक्सटेंसिव कंट्रोल करते हैं डायबिटीज का तो उससे हम माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को तो कम कर सकते हैं, परंतु संभवतः अभी ये प्रूव होना बाकी है कि क्या हम वो भी कम कर सकते हैं, मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी कम कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रायल अभी सामने नहीं आया है। दिसंबर 2008 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। US FDA, अभी भी दुख की बात है हमारे देश में हम अभी भी US FDA की ही बात करते हैं, हमारी इंडियन FDA कहाँ है कोई नहीं जानता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, अपने डाटा नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम लोग US FDA की बात करते रहेंगे, ये जानते हुए भी कि हम उनसे भिन्न हैं, हमारी मधुमेह उनसे भिन्न है, हमारे कॉम्प्लिकेशन उनसे भिन्न है, हमारा ब्लड प्रेशर भिन्न है, हमारी बहुत सी भिन्नताएं हैं। और आप सबने ये भी देखा किस प्रकार से इतना रॉबस्ट US का सिस्टम कोविड में धराशायी हुआ। हम उनसे बेहतर रहे कोविड के मैनेजमेंट में, हर चीज में, लेकिन 2008 में US FDA ने यह कहा, गाइडलाइंस दी फार्मा इंडस्ट्री को कि आप कोई भी नई दवा डायबिटीज की नहीं ला सकते जब तक कि आप CVOT ट्रायल न करें, यानी CV सेफ्टी के ट्रायल जब तक न करें। तो ये इसलिए था कि FDA को ये पता था कि प्रिवेलिंग कंसर्न क्या है। उनको ये पता है कि टाइप 2 डायबिटीज में कई ऐसी दवाएं आ गई ट्रीटमेंट में जिनकी वजह से दुष्प्रभाव पड़ा हृदय के ऊपर और कार्डियोवैस्कुलर आउटकम प्रभावित हुए, और उसका एग्जाम्पल रोज़िगिटासोन को दिया गया। तो इसको देखते हुए ये जो ट्रायल हुए, अगर आप 2013 के बाद के बात करें, 2008 के बाद जब शुरू हुआ, तो जो ट्रायल हुए, इन ट्रायल ने हमें दिखाया, एक सेवरटिमी ट्रायल था और एक एग्जामिन ट्रायल था। इन दोनों ट्रायल 2013 में हुए और उसके बाद टेकास ट्रायल हुआ 2015 में। तो इन सब ट्रायल से ये देखा गया कि उसके बाद एलिका ट्रायल हुआ, एम्पारेग हुए, कई सारे ट्रायल हुए, और इन ट्रायल की विशेषता ये थी कि DP4 इनहिबिटर्स, SGL2 इनहिबिटर्स, GLP-1 RA और इंसुलिन और को लेकर के, अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर को लेकर के ये ट्रायल हुए। तो इन ट्रायल का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दिखाया है। लीडर ट्रायल हुआ, सस्टेन ट्रायल हुआ, कैनवास ट्रायल हुआ, कैनवास प्रोग्राम हुआ, और फ्रीडम ट्रायल हुआ, डिवोट ट्रायल हुआ, और ये ट्रायल और भी हैं, पायनियर ट्रायल हुआ, एक्सेल ट्रायल हुआ, एस ट्रायल हुआ, और फिर 2019 में वर्टिस CV ट्रायल हुआ, डेपा HF ट्रायल आ गया, और रिवाइंड ट्रायल आ गया। फिर 2019 के लास्ट में 2020 में क्रेडेंस आ गया, और डिक्लेयर टीमी ट्रायल आ गया,
और आखिरी में डपा सीकेडी ट्रायल जो लास्ट में आया, और इम्परर ट्रायल आया, और इम्परर प्रिजर्व ट्रायल आया। तो ये ट्रायल जो बाद के हुए, आपने देखा कि जो दवा 2013, 2014, 2015 में हम बात करते थे कि कौन सी दवाएं डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल कर सकती हैं, वहां से बात शुरू हुई थी। कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए ट्रायल आए, और अंत में वो ट्रायल यहां तक आए कि शायद कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नॉन डायबिटिक को हो जाएं तो भी ये दवाएं उनमें प्रभावी होंगी, और ये SGLT2 इनहिबिटर के लिए बहुत सही साबित हुआ। उसमें उन्होंने दिखाया कि SGLT2 इनहिबिटर, इवन डापा सीकेडी ट्रायल में दिखाया कि जो लोग नहीं है डायबिटिक उनमें भी हम सीकेडी में दे सकते हैं, उससे लाभ मिल रहा है। तो एक प्रकार से ये ट्रायल हुए, इन्होंने कुछ दवाओं के लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। उनमें DPP4 इनहिबिटर भी थे, और SGLT2 इनहिबिटर भी थे, और GLP-1 RA भी था, और इंसुलिन तो थी ही, और इसके साथ साथ थाइंजेलिडोन और अल्फा ग्लूकोडेज इनहिबिटर भी थे। इनसे ये बात समझ में आई कि बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जिनको हम कॉम्प्लिकेशन को कम करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ट्रायल का उद्देश्य था क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, वो पूरा हो रहा है, और नए ट्रायल जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं किस प्रकार से हम मधुमेह की तीव्रता को कम कर सकें। तो करंट जो CVOT डिजाइन है उसके बेनिफिट और चैलेंजेस के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। लोग ये दिखाया कि जितने ट्रायल इस समय हुए, उन्होंने दिखाया ग्लार्जिन और जीग्लूडेक, सीटाग्लेप्टिन, एलोग्लेप्टिन, लेक्सिसनाटाइड एंड वंस वीकली एक्सेनाटाइड, ये सभी न्यूट्रल हैं अगर हम मेस आउटकम की बात करें, यानी इनसे न तो CV रिस्क बढ़ता है और न रिड्यूस होता है। इस प्रकार की धारणा बनती है सारे ट्रायल का अगर हम रिजल्ट देखें तो। और उसके बाद CVOT ट्रायल अगर वेल डिजाइन है, एडिक्वेटली पावर्ड हैं, तो वो उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसी इंफॉर्मेशन वो दे सकते हैं प्राइमरी सेफ्टी पर्पस के लिए। और CV बेनिफिट एम्पाग्लिफोजिन, कैनाग्लिफोजिन, लिराग्लुटाइड और पॉसिबली सेमाग्लुटाइड वर्सेस प्लेसिबो, ये दिखाया गया किस प्रकार से ये दवाएं, जो नई दवाएं हैं, ये किस प्रकार से ट्रीटमेंट गाइडलाइन को प्रभावित कर सकती हैं, और किस प्रकार से ये CV इवेंट को कम कर रही हैं। और बहुत इन दवाओं का प्रभाव अच्छा देखने को मिला रीनल आउटकम में भी। कैनाग्लोफोजिन को पाया गया कि हार्ट फेलियर को कम कर सकती है, और इसी तरह से हार्ट फेलियर को थोड़ा सा परिवर्तन जो हार्ट फेलियर के हॉस्पिटलाइजेशन में मिला सक्साग्लिप्टिन को लेकर के, उसको लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से अब भी यह मानना है कि हार्ट फेलियर बढ़ा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। अब ये देखा गया अगर ये DPP4 इनहिबिटर हार्म कर सकते हैं तो इनको हम प्रयोग करें कि न करें। तो ये मोटी मोटे तौर पर बात सामने आई कि DPP4 इनहिबिटर को हम हार्ट फेलियर में उन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं जहां पर हमें हार्ट फेलियर, ओवर्ट हार्ट फेलियर नहीं है, उनमें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ गई है वहां पर इन दवाओं से दूर रहना बेहतर होगा। फिर ये देखा गया कि अगर हम ये देखें कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बेनिफिट और जो आया वो आया किडनी डिजीज को लेकर के और CV रिस्क फैक्टर को लेकर के, जो ये दवाएं आई बात की, इनमें अच्छा प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुआ डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए, और DPP रिसर्च ग्रुप ने किया, और उसमें ये देखा गया क्या प्रिवेंशन की फिजिबिलिटी है या नहीं है। उससे ये सामने आया कि हम हाई रिस्क इंडिविजुअल को अलग कर सकते हैं जिनको ज्यादा रिस्क है, और हम उन रिस्क फैक्टर को जानने में सफल हुए जो मॉडिफाइबल थे। ओबेसिटी सामने आया, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन सामने आया, फिजिकल इनएक्टिविटी सामने आई, और फास्टिंग और ग्लूकोज और प्राइमरी ग्लूकोज सामने आया। फिर प्राइमरी गोल इसका ट्रायल का ये था कि हम प्रिवेंट कर सकें या डिले कर सकें टाइप 2 डायबिटीज को उन लोगों में जिनको IGT है, पहले से IGT है। सेकेंडरी गोल ये थे क्या हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, CVD रिस्क फैक्टर को और एथेरोस्क्लेरोसिस को एड्रेस कर सकते हैं इन मेथड से। स्टडी डिजाइन ये थी, 3 ग्रुप रैंडमाइज किए गए थे, 27 क्लिनिकल साइट थी, और कॉमन प्रोटोकॉल प्रोसीजर शामिल थे, और डाटा क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम था। और इसमें
क्राइटेरिया देखा गया ड्रग ट्रीटमेंट का, उनकी इफिकेसी, सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। और उसमें इंटरवेंशन क्या किया गया, मेटफॉर्मिन को लिया गया कि 850 पर डे से लेकर के 850 2 बार तक, और प्लेसिबो के से इनकी तुलना की गई। 74% वॉलंटियर्स को असाइन किया गया इंटेंसिव लाइफस्टाइल, और उसके लिए मोर देन 150 मिनट्स की एक्सरसाइज पर वीक 24 हफ्ते तक कराई गई। और उसमें सामने आया कि फिजिकल एक्टिविटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, और ये देखने को मिला कि मेटफॉर्मिन और प्लेसिबो ग्रुप, इन दोनों में कितना फर्क दिखाई पड़ रहा है लाइफस्टाइल, और उसमें अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वेट चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल से जितना वजन कम हुआ उतना मेटफॉर्मिन से नहीं कम हुआ, ये भी सामने आया। फिर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज की अगर हम बात करें तो प्लेसिबो ग्रुप में 11% कम हुई पर ईयर, और मेटफॉर्मिन में 7% कम हुई, लाइफस्टाइल में 4.8%। तो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज कितना गिर गई लाइफस्टाइल से, उतना मेटफॉर्मिन से भी नहीं गिरी। तो इससे एक निष्कर्ष ये भी निकला कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे प्रभावी दवा अब भी कोई नहीं है और न हो सकती है। और इंसिडेंस ऑफ कंपेयर विद प्लेसिबो अगर हम देखें तो मेटफॉर्मिन 31% रिडक्शन करने में सफल रही, वहीं लाइफस्टाइल 58% कम सफल करने में कम रही, और कम करने में सफल रही। और 13.9 एक केस को 1 केस 3 साल तक मेटफॉर्मिन दी जाए तो एक केस को कम करने के लिए 13.9 आता है, जबकि लाइफस्टाइल वहां पर इससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 6.9 लोगों को अगर हम करेंगे तो एक केस को हम 3 साल में बचा पाएंगे, जबकि मेटफॉर्मिन में 13 लोगों को अगर हम दवा देंगे तो 3 साल में एक केस हम बचा पाएंगे। मीन चेंज प्लाज्मा ग्लूकोज में आया, निश्चित रूप से लाइफस्टाइल, यहां भी लाइफस्टाइल और मेटफॉर्मिन लगभग बराबर के टक्कर पर थी। तो जितना हम मेटफॉर्मिन से अचीव कर रहे हैं उतना लाइफस्टाइल से भी अचीव कर रहे हैं। और A1C में जो परिवर्तन हुआ वो भी लाइफस्टाइल ने मेटफॉर्मिन को पीछे छोड़ दिया। और अगर हम डायबिटीज की बात करें वहां पर भी पीछे छोड़ दिया। उम्र की बात करें तो लाइफस्टाइल फिर एक बार बाजी मार रही है। हर उम्र के लोगों में लाइफस्टाइल बेहतर है मेटफॉर्मिन से, और प्लेसिबो की तो खैर बात करना निरर्थक है। अगर हम इथनिसिटी की बात करें तो हर इथनिसिटी में, चाहे ककेशियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे हिस्पैनिक हो, चाहे अमेरिकन इंडियन हो, चाहे एशियन, हर जगह आप देखेंगे लाइफस्टाइल बाजी मार रही है। और BMI की अगर हम बात करें वहां भी लाइफस्टाइल जो है उसका रोल ज्यादा निकल के आ रहा है मेटफॉर्मिन की तुलना में। तो अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज की बात करें वहां भी यही स्थिति है, 2 आवर ग्लूकोज की बात करें वहां भी स्थिति है। तो समझ में क्या बात आई कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन वाज बेनिफिशियल रिगार्डलेस ऑफ इथनिसिटी। कोई भी इथनिसिटी हो, कोई उम्र हो, कोई BMI हो, कोई सेक्स हो, कोई देश हो या परदेश हो, दोनों में लाइफस्टाइल इंटरवेंशन टॉप पे रहा। और लाइफस्टाइल रिलेटेड टू मेटफॉर्मिन अगर हमने देखा तो ओल्डर पर्सन में लाइफस्टाइल का रोल मेटफॉर्मिन से भी और ज्यादा मिला, ज्यादा समय मिला उनमें और ज्यादा मिला। और जिनमें ज्यादा शुगर बढ़ी हुई थी वहां पर भी मेटफॉर्मिन की तुलना में लाइफस्टाइल ज्यादा प्रभावी साबित हुई। तो अगर हम समरी की बात करें, पहली समरी यह है दोनों के दोनों इंटरवेंशन एक्सेप्टेड हैं, सेफ हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इंटेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से जो परिवर्तन हुए वेट लॉस में और एक्टिविटी लेवल में वो ज्यादा बेहतर थे। दूसरी समरी की अगर बात करें तो दोनों इंटरवेंशन इफेक्टिव थे, दोनों मेन और वुमेन में सेक्स का परिवर्तन नहीं हुआ, ऑल इथनिसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मेटफॉर्मिन और लाइफस्टाइल दोनों प्रभावी साबित हुए, ऑल एज ग्रुप में भी प्रभावी साबित हुए। और अगर देखा जाए तीसरी समरी की बात करें तो इंटेंसिव लाइफस्टाइल इंटरवेंशन ने डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज को 58% कम कर दिया, मेटफॉर्मिन केवल 31% कम कर पाई। तो ये कहा जा सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बेहतर OHA अभी तक नहीं है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मेटफॉर्मिन बहुत सेफ दवा है,
लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बड़ी कोई दवा नहीं है। और अगर हम लुक अहेड ट्रायल आया जिसने ये दिखाया कि ओबीज और टाइप 2 डायबिटीज अगर वजन कम कर सकते हैं और वजन को बनाए रख सकते हैं खाने पीने में परिवर्तन करके, फिजिकल एक्टिविटी में परिवर्तन करके, तो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। और ये हेल्थ बेनिफिट हर प्रकार के होते हैं, शुगर को कम करने के, ब्लड प्रेशर को कम करने के, और इसके साथ साथ ये रिजल्ट हर प्रकार से प्रभावी होते हैं डायबिटीज को कम करने में भी। और हमने डीसीसीटी में देखा कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट इंसुलिन को देने के बाद क्या फायदा हुआ, फिर हमने देखा डीपी प्रोग्राम में देखा, और फिर हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज में देखा। इन्हीं चीजों को हमने बार बार हर ट्रायल में देखा किस प्रकार से ट्रायल प्रभावी साबित हुए सिद्ध करने में कि अगर हम इंटेंसिव कंट्रोल रखते हैं, चाहे दवाओं से चाहे लाइफस्टाइल से, उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को कम करने में। एक ट्रायल विटामिन डी को लेकर भी हुआ जिसने ये दिखाया कि विटामिन डी लेवल अगर ज्यादा हैं तो वो आइलेट ऑटोइम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। और वो देखा गया करीब 8,000 से ज्यादा चिल्ड्रंस में देखा गया कि जिनको जेनेटिक रिस्क था डायबिटीज होने का, उनमें देखा गया कि अगर विटामिन डी वेरिएंट रिसेप्टर जीन उनके अंदर मौजूद है तो ऐसे लोगों में डायबिटीज होने की संभावना विटामिन डी देने से कम हो जाती है, लेकिन सभी लोगों में नहीं। और अभी और रिसर्च चाहिए इसमें हमें ये देखने के लिए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल ट्रांसप्लांट को लेकर के, इम्यूनोथेरेपी को लेकर के, ड्रग थेरेपी को लेकर के अभी बहुत सी रिसर्च आना बाकी है जो आने वाली पीढ़ी करेगी, आप सब लोगों में से कोई करेगा। स्टेम सेल थेरेपी के विषय में एक लाइन कहना चाहता हूं, ये बहुत प्रॉमिसिंग है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी कई सारे फेज 1 फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। ये कुछ अपनी लैब की रिसर्च के बारे में बताना चाहता हूं। केजीएमयू में हमारी अपनी सर्केडियन बियोलॉजी लैब है या क्रोनो मेडिसिन लैब है जिसमें हमने कुछ काम किया, और हम लोगों ने ये पाया कि अगर हम 7 दिन का 24 घंटे का ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग करें तो उससे ये सामने आया कि डायबिटीज के लोगों में ये एबीपीएम 7 दिन तक अगर किया जाए तो हम उनके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को जल्दी पता कर सकते हैं और उनके इलाज में मददगार हो सकता है। और इन मरीजों के इलाज में दवाएं कब दी जाएं, कितनी दी जाएं, इसका प्रभाव सामने दिखाई पड़ सकता है। दूसरी स्टडी जो हम लोगों ने की वो मेल फर्टिलिटी को लेकर के थी। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये पाया कि जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन थी जो कि डायबिटीज के रोगियों में देखने को मिली, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा पड़ती हैं। इसकी वजह से ये देखने को मिला कि इनफर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी खासकर डायबिटीज के रोगियों में ज्यादा देखने को मिली नॉन डायबिटिक ग्रुप के मुकाबले। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या कुछ हर्बल ड्रग्स को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या वो प्रभावी हैं या नहीं प्रभावी हैं। तो एक जो बहुत ही कॉमन साल्ट था जिसको टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहते हैं, उसकी ड्रग को लेकर के केजीएमयू में ट्रायल हुआ 200 मरीजों में, जो कि यूके डायबिटीज में प्रेजेंट हुआ, जिसको पहला पुरस्कार भी मिला था यूके डायबिटीज में। और इसमें यह पाया गया कि अगर एडान थेरेपी थी ये कि टेनोस्पोरा कार्डिफोलिया को अगर हम ऐड कर दें टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में तो उसमें उनका कंट्रोल और बेहतर हो जाता है और कुछ दवाओं से में कमी भी आ जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये देखा गया 200 मरीजों में। और एक हम लोगों का ट्रायल था जो कि ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन एक तरीका है जो कि डायबिटिक कार्डियो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी यानी डैन या कैन के लिए जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज थे उनमें ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन का प्रभाव देखा गया और ये पाया गया एक अच्छा तरीका है ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन, उससे इन मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। एक और पर्चा हम लोगों का छपा जो कि टाइप 1 डायबिटीज को लेकर के था, जिसमें हम लोगों ने पाया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, वायरस इन्फेक्शंस, इंक्रीज काउ मिल्क और ग्लूटेन, ये चीजें टाइप 1 डायबिटीज के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करती हैं। तो अगर बार बार फेमाइन आता है, बार बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिन बच्चों में, उनमें संभावना ज्यादा हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज होने की।
और इसको हम नलीफाई कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड दे करके, फ्लेवोनॉइड्स दे करके, सोर मिल्क एंड कॉटेज चीज दे करके, गट माइक्रोबियोटा बढ़ा करके इसको हम प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारी स्टडी छपी थी मेटाबॉलिज्म में, और जर्नल ऑफ डायबिटीज एंड मेलाइटस एंड एंडोक्राइन ऑन्कोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में छपी थी 2016 में। एक और टाइम हम लोगों ने एक स्टडी की, हमारे ग्रुप ने स्टडी की डॉक्टर आरबी सिंह साहब के नेतृत्व में। उसमें ये देखा गया कि इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन और डायबिटीज, इन बीमारियों का इंसिडेंस उन लोगों में कम पाया गया जो रात के समय पैदा हुए हैं, उन लोगों की तुलना में जो दिन में पैदा हुए हैं। ये भी एक एसोसिएशन देखने को मिला। ये बहुत बड़ा एरिया है स्टडी का, इस केवल एक स्टडी के आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकार के कुछ रिजल्ट मिले जो कि वर्ल्ड हार्ट जर्नल में छपा 2016 की बात है।